सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिस्ट्री का एक एनसीईआरटी का हम आपको सामने जो प्रस्तुत कर रहे हैं वह एनसीईआरटी का किताब का है जो आप लोगों को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए एनसीईआरटी के किताब को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं और फिर जानते हैं कि रियल में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका एक्सप्लेन करेंगे केमिस्ट्री का। आइए इसे हम लोग देखते हैं, एक एक टॉपिक को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है कोलाइट। आपको जो टॉपिक पढ़ना है बच्चों उसका नाम क्या है? कोलाइट। उसका नाम है कोलाइट, उसका नाम है। आज इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। रियल में कोलाइट क्या है इसको हम लोग जानते हैं। कोलाइट क्या है ये जानते हो? तुम पढ़ा होगा कि तुम्हारा जो विलयन किसे कहते हैं, तो जो समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, विलयन। तो विलयन समांगी निकाय होते हैं। यह भी हम जानते हैं कि रेत को जल में हिलाने पर, मान लीजिए बालू को रख लो और पानी को रख लो और दोनों को हिलाओगे तो पता है क्या बनेगा? निलंबन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? याद रखना है, वह क्या बनने जा रहा है? आपका निलंबन बनने जा रहा है। रेत को और बालू को रखोगे तो रियल में वह क्या बनने जा रहा है? वह जो बनने जा रहा है वह बनने जा रहा है निलंबन। दूसरी चीजें हैं, और यह कुछ समय तक अगर आप इसे छोड़ दोगे तो पता है वह पेंदी में क्या होगा? बैठ जाएगा। धीरे धीरे ये पेंदी में क्या होगा? बैठ जाएगा। और यह निलंबन एवं विलयन की प्रकाष्ठा निकाय एक बृहद समूह पाता है। देखो दोनों के बीच का जो रेंज है, कोलाइट रियल में मध्यवर्ती है। निलंबन से लेकर वास्तविक विलयन के बीच वाला पोर्शन है। ये कोलाइडी जो है एक बृहद समूह है। इसके बीच में दोनों के बीच में एक बृहद समूह है जिसे कोलाइडी परिक्षेपण या सामान्यतः कोलाइडी कहलाता है। देखो यह परीक्षा पूछ सकता है कि कोलाइडी परिक्षेपण क्या है? कोलाइडी परिक्षेपण क्या है? अब आपको हाँ, हम थोड़ा डिटेल अलग ढंग से थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आप लोगों को। आइए थोड़ा बड़ा करके इसको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाने के लिए मैंने आपके लिए ऐसा किया है। शायद इससे बड़ा नहीं हो पा रहा है। आइए इससे बड़ा जो है सारा कहां से आ जाता है? ओह अब लग रहा है आप लोगों को समानता दिखाई पड़ेगा। आइए आइए अब ओके वाह। मैं बताऊं आपको कि कोलाइडी रियल में क्या है? एक विषमांगी तंत्र होता है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि विषमांगी तंत्र का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा वो जो सिस्टम होगा जिसमें जो कण मिले रहेंगे वह पूर्णतः, यानी उसमें विषमांगी होने मतलब उसका अंग विषम होगा। हर जगह थोड़ा बहुत का क्या होगा?
चेंजिंग होगा, परिवर्तन होगा। इसमें एक पदार्थ बहुत बारीक कणों के रूप में जो प्रक्षिप्त प्रावस्था होगा, जिसकी मात्रा कम होगी, जो कम मात्रा में होगा, वह कौन होगा? प्रक्षिप्त प्रावस्था होगा। और दूसरा पदार्थ जो होगा वह क्या होगा? परिक्षेपण माध्यम होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी। यदि आपने विलयन का पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वह विलेय होता है। तो परिक्षेपण माध्यम रियल में किसका काम करेगा? परिक्षेपण माध्यम जो होगा वह विलायक का काम करेगा। और प्यारे बच्चों, और ये प्रक्षिप्त प्रावस्था किसका काम करेगा? पता है आपको? ये विलेय का काम करेगा। विलयन एवं कोलाइड में अनिवार्य रूप से अंतर कणों के माप में होता है। लॉजिक हम लोग समझिए, यानी विलयन और कोलाइड में जो अंतर होता है वह कणों के माप का होता है। मतलब कण क्या होगा पहले समझाता हूं। विलयन में जो कण होंगे उसके कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से कम होगा, और कोलाइड में जो कण होंगे उसके कणों की जो माप होगी, कणों का व्यास होगा, वह 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होगा। ये अंतर बता रहा है। अंतर कणों के माप में होता है। विलयन में अवयव का कण आयन या छोटे अणु होते, ध्यान रखना, ये कहने का बहुत बड़ा वर्ड आ गया। विलयन में अवयव जो होते हैं वह कण हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, आयन मतलब चार्जिंग हो सकता है, छोटे अणु हो सकते हैं। तो कोलाइड में प्रक्षिप्त प्रावस्था एक बृहद अणु, जैसे उसका जो मैंने बोला ना, उसके आकार थोड़ा बड़े होंगे। और जैसे कौन हुआ? प्रोटीन और बहुलक, जो हमारे यहाँ संश्लेषित बहुलक जान रहे हो, जो सिंथेटिक से आता है, बहुत सारे रबर प्लास्टिक भी बनते हैं, उसके भी मोलिकुल्स होंगे उसमें। तो क्या होंगे? बृहद अणु के रूप में होता है। पूछा जाएगा कि बृहद अणु के रूप में कौन होगा? तो प्रोटीन होगा। कई परमाणुओं और आयनों या अणुओं का, देखो यहाँ पर ध्यान देना होगा, इसमें आपके परमाणु भी होंगे, आयन भी होंगे। कोलाइड आवेशित है, ये वर्ड यहीं से क्लियर हो रहा है। ये वर्ड यहीं से क्लियर हो रहा है कि कोलाइड क्या है। रियल में कोलाइड जो है एक आवेशित भी है। इस बात को आपको ध्यान भी देना है कि कोलाइड यहीं से क्लियर हो सकता है कि कोलाइड के जो कण होंगे वो क्या होंगे? परमाणु होंगे, आयन होंगे, अणु के रूप में संकलित होगा। कोलाइड सामान्य अणु बड़े हैं परंतु निलंबन में रहने योग्य छोटे हैं। यानी सुनिए, वही बोला मैंने, 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच जो होगा वो कोलाइड होगा। 1 नैनोमीटर से कम होगा वो विलयन होगा, और 1000 नैनोमीटर से अधिक होगा तो वह निलंबन होगा। आइए अब जो है थोड़ा मैं इस पर और चर्चा करता हूं। आइए अब मैं थोड़ा आपका पेन का यूज करके समझाने का कोशिश करता हूं। अब यहां सुनिए, यही बात यहां लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। इसका जो आकार होता है उसका व्यास, किसका व्यास हुआ रे? कणों का व्यास। और कोलाइड में एक बात तू हमेशा ध्यान रखोगे बच्चों कि कोलाइड के अंतर्गत, मेरे प्यारे बच्चों, एक बात तू हमेशा ध्यान रखोगे कि कोलाइड में कणों का जो व्यास होगा वह 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होगा। ये बात हमेशा याद रखना। कम माप होने के कारण कोलाइड कणों का प्रति ग्राम पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। आप सुनिए, तुमने पढ़ा होगा कभी कभी 10th क्लास में कि किसी भी बड़ा पदार्थ के और छोटा बना दोगे तो उसके आयतन तो भले बराबर होते हैं, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जैसे 1 सेमी भुजा वाला घन पर विचार कीजिए, उसका कुल पृष्ठ पर क्या होता है? घन का क्षेत्रफल क्या होता है? पढ़े होंगे आप, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 गुणे क्या पढ़े आप लोग? भुजा स्क्वायर। तो यहां पर जो है आपको ध्यान देना होगा। तो यानी 1 गुणे तो 6 सेमी स्क्वायर होगा। यदि 10 के 12 बराबर भागों में काट दिया जाए यानी कोलाइड कणों का, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जरा समझ लीजिए, आपका हल करोगे तो ये आएगा। अब कैसे हल करोगे? इसमें 6 से गुना करोगे। 6 गुने क्या पड़े? भुजा स्क्वायर, 6 गुने 10 पावर 12 का स्क्वायर। इस विशाल पृष्ठ क्षेत्रफल का कण कोलाइड के कुछ विशेष, यही जो यहां सुनिए, ये जो क्षेत्रफल बढ़ जाते हैं यही इस गुण के लिए जिम्मेवार है। ध्यान रखना पड़ेगा, इसके जो क्षेत्रफल बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चे, यही उसके गुण के लिए क्या है? जिम्मेवार हैं। ये बात को ध्यान रखना है।
जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यही जो क्षेत्रफल बढ़ जाता है यही उनके गुण के लिए क्या होता है, जिम्मेवार होता है। यानी क्योंकि जैसे कण का आकार अगर छोटा होगा, स्वाभाविक बात है क्षेत्रफल बढ़ेंगे, तो उसके लिए वह क्या हो जाएगा, जिम्मेवार हो जाएगा। आइए आगे हम लोग चलें। यहां पर आया है, थोड़ा ध्यान देना है हम लोगों को, कोलाइडी कणों के आधार पर वर्गीकरण। ध्यान दो, समझो। यहां जो हम लोग जो है थोड़ा वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। प्रक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम में भौतिक आधार पर वर्गीकरण। प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में भौतिक अवस्था पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वर्गीकरण करने जा रहे हैं। आइए समझते हैं। तो यहां प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर भौतिक अवस्था में वर्गीकरण। भौतिक अवस्था की जैसे ही बात होगी तो आप समझ जाना कि वहां ठोस, द्रव और गैस आएगा। भौतिक अवस्था पढ़े हो ना, ठोस, द्रव, गैस आएगा, इससे रिलेटेड होगा। और परिक्षेपण प्रावस्था पढ़े हो, जिसकी मात्रा कम होती है। परिक्षेपण माध्यम वह है जिसकी मात्रा अधिक होती है। अब इस आधार पर प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या हो सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। मैं बोला ना, भौतिक अवस्था जैसे आएगा तो आप समझ जाना कि वहां ठोस, द्रव और गैस की बात हो रही है। 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र संभव है। सुनिए कौन कौन होगा, आप सोचो। ठोस मैं पढ़ाऊंगा आगे, पर आगे आ रहा है ठोस के साथ ठोस का, ठोस के साथ द्रव का, और ठोस के साथ गैस का, फिर द्रव के साथ ठोस का, द्रव के साथ द्रव का, फिर द्रव के साथ गैस का, ठोस के साथ द्रव का, और द्रव के साथ गैस के साथ किसका, ठोस के साथ गैस का, और द्रव के साथ गैस का। लेकिन गैस के साथ नहीं होता, इसलिए 8 ही रह जाते हैं, 9 नहीं होते। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ मिश्रण, और ये दूसरा, एक गैस का दूसरी गैस के साथ समांगी मिश्रण हो जाएगा। अगर उस समांगी मिश्रण हो गया तो भाई कोलाइड तो नहीं हुआ, उस समांगी मिश्रण हो गया तो विलयन हो गया। इसलिए गैस के साथ गैस का कोई भौतिक अवस्था में कोलाइड नहीं बनता, ये बात याद रखनी है आपको। और यह कोलाइडी तंत्र नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के कोलाइडियों का उदाहरण हम आपको सामने दे रहे हैं। क्या इतनी बातें आप लोग अवश्य मेरे हिसाब से समझ लिए होंगे। आगे कह रहा है, अनेक परिचित व्यावसायिक उत्पाद और प्राकृतिक वस्तुएं कोलाइड है। याद रखना पड़ेगा, जो भी कॉमर्शियल चीज है या प्रकृति में पाए जाते हुए सब में कोलाइड है। उदाहरण के लिए आपको पता है, दूध जो है सबसे अच्छा कोलाइड है। उदाहरण के लिए फटी हुई क्रीम का झाग, जिसमें गैस और द्रव का पूछा जाएगा कि क्रीम का जो झाग है उसमें कौन सी रहता है, गैस और द्रव। और हवाई जहाजों में आपातकालीन लैंडिंग के समय उपयोग किए जाने वाला अग्निशामक फोम, या पूछा जाएगा लैंडिंग के समय। देखो ये चैप्टर तुम लोग की ऑब्जेक्टिव में बहुत काम करेगा क्वेश्चन। आज कोई हवाई जहाज उतर रहा है उस समय किस कोलाइडी का प्रयोग किया जाएगा, याद रखना होगा। अग्निशामक के रूप में अग्निशामक फोम का प्रयोग किया जाएगा। अधिकांश जैविक तरल और जलीय सॉल्ट, देखो यहाँ पर एक वर्ड आ गया है, ये जल में परिचित। अब यहाँ तो ये 3 वर्ड यहाँ आ गया है, अब तीनों की चर्चा मैं कर लेता हूं। ये अगर परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण एक जलीय सॉल्ट आएगा, अगर परिक्षेपण माध्यम क्या होगा, जल होगा, तो वह जो होगा बच्चे वह जलीय सॉल्ट होगा। याद रखना होगा, परिक्षेपण माध्यम अगर जल है तो क्या नाम पड़ेगा, जलीय सॉल्ट। समझ में आया, जलीय सॉल्ट। अगर परिक्षेपण माध्यम ठोस है तो ठोस सॉल्ट। और आपको पता है अगर परिक्षेपण माध्यम गैस है तो नाम पड़ेगा एरोसॉल। तो नाम क्या पड़ेगा, एरोसॉल। याद रखना। अगर देखो मैं तुम्हें बताया था कि जो विलयन बने थे ना उसका नामकरण किसके आधार पर हुआ था, विलायक के आधार पर। इसी तरह यहाँ जो परिक्षेपण माध्यम के आधार पर नामकरण होगा। अगर परिक्षेपण माध्यम गैस है तो एरोसॉल, अगर परिक्षेपण माध्यम क्या है, द्रव है तो सॉल। यदि परिक्षेपण माध्यम ठोस है तो नाम पड़ेगा ठोस सॉल। यही बात यहाँ लिखा जा रहा है।
परिचय ठोस है। एक पारूपी कोशिका में उपस्थित प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल भी कोलाइड है। याद रखना कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन पढ़ रहे हो या तुम न्यूक्लिक अम्ल कौन हुआ, आरएनए डीएनए पढ़ा होगा ना, ये पढ़ने वाले हो, बायो में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ये सब के सब भी क्या है आपको रियल में, ये सब भी कौन है, कोलाइड है। इस बात को आपको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। इस बात को आप लोगों को बच्चे ध्यानपूर्वक सभी बच्चे को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर जो बढ़ रहे हैं इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, आइए यहाँ तक पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में कौन कौन चीज कोलाइड के फॉर्म में है, तो न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, आइए इसके बाद का जो कंसेप्ट है, आइए बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो कंसेप्ट आ रहा है, हाँ, कण होते हैं जो आयन और लघु गुणक का क्या होता है, देखो ना यहाँ पर, ये आयन भी है और लघु गुणक का जलीय विलयन के रूप में प्रस्तुत होते हैं। आइए अब है यही आ गया जो मैं बता रहा था आपको, ये समझना है आपको, परीक्षा के लिए क्वेश्चन बनाएगा ही, परीक्षा के लिए आपको ये क्या बनाने जा रहा है, क्वेश्चन बनाने जा रहा है। आइए परीक्षा के लिए आपको ये क्या बनाने जा रहा है, क्वेश्चन बनाने जा रहा है। आइए हम लोग इसको समझते हैं। आइए अगर मैंने बोला कि परिक्षेपण माध्यम में याद करने का टेक्निक समझो, सर याद करने का टेक्निक क्या है, देखो अगर यहाँ देखो पहले ठोस, या समझो थोड़ा उल्टा दिया गया है, ठोस द्रव गैस, 2 मिनट आ जाइए, बढ़ जाते, ओह रुको 2 मिनट, उधर ठीक है, थोड़ा ही मिस हुआ है, इसको हम सेट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा करता हूँ। आइए आइए, हाँ, कोलाइडी तंत्र का जो प्रकार दिया गया है, आइए इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कोलाइडी तंत्र का जो प्रकार दिया गया है उसे मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए, ये परिक्षेपण प्रक्षिप्त प्रावस्था और ये है परिक्षेपण माध्यम। मैं बोला सुनो, परिक्षिप्त प्रावस्था और एक वर्ड आ गया है परिक्षेपण माध्यम। चलिए सुनिए, अब यहां ध्यान दो, यहां पर क्या हैगा, अब यहां सुनो, ये तुम देख रहे हो ना, नामाकरण किसके आधार पर होगा प्यारे बच्चों, नामाकरण किसके आधार पर होगा, परिक्षेपण माध्यम के आधार पर होगा। यहां परिक्षेपण माध्यम क्या है पता है आपको, परिक्षेपण माध्यम ठोस है और परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस है, तो ठोस सॉल, और इसका उदाहरण क्या है, रंगीन कांच, जो हम लोग जो रंगीन चश्मा पहनते हैं ना, गाड़ी के शीशा में लगा रहता है, वहाँ ये है। अगर ये द्रव होगा और ये ठोस होगा तो क्या बनेंगे, सॉल, ये क्या होगा, पेंट में, कोशिका में आता है, ध्यान रखना है। अगर ये गैस है और फिर ये ठोस है और ये आपस में क्या बनाएंगे, एरोसॉल। चूंकि देखो ध्यान में लो, अगर परिक्षेपण माध्यम गैस हो गया तो एरोसॉल, द्रव होगा तो सॉल, और ठोस हो गया तो ठोस सॉल, जो मैंने पहले बोल चुका हूं आप लोगों को, धुआं और धूल। पनीर और जेल, जेली, पनीर और जेली, ये क्या है, जेल है, ध्यान रखना होगा, ये क्या होगा, जेल है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पनीर निम्नलिखित में से क्या है, तो जवाब देना पड़ेगा वह जेल है। दूध और अब जो बाल में लगाने वाला क्रीम और मक्खन, ये सब पायस है। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा, दूध क्या है, उत्तर देना होगा पायस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप एक एक चीज को क्लियर कर लीजिए, इस बात को सुनिए 4-5 बार। अगर द्रव दोनों भाई साहब है तो पायस हो गया, अगर द्रव और गैस है तो क्या हुआ, एरोसॉल। पता है वही मैंने बोला ना कि अगर परिक्षेपण माध्यम गैस हुआ तो एरोसॉल, ठोस हुआ तो ठोस सॉल, और द्रव है तो क्या हो गया, फोम। आप जानते हो ना, ये साबुन का झाग, ये सब क्या है, फोम है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में बिहार बोर्ड के लिए लाया जा सकता है। आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के लिए ये सब ला सकता है, जो चूंकि मैंने सोचा कि एनसीईआरटी की किताब को अच्छे ढंग से लाइन बाय लाइन पढ़ाने का और समझाने का कोशिश करूं। इसमें आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, सारे चैप्टर जैसे ही क्लोज होगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव को मैं समझाऊंगा, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव 100% याद हो जाएगा।
चलिए आगे की ओर जो हम लोग बढ़ेंगे, आइए देखते हैं आगे होता क्या है। चलिए अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक जो मेरे पास आ रहा है, आइए हम लोग सीधे चलें। हाँ, अब यहां पर आया है, अब यहां जो है एक वर्ड आया, पहले समझिए, एक वर्ड आ रहा है उसको समझिए। अप्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में जो दोनों हैं, ये दोनों जो भाग हैं, ये दोनों भाग हैं, वो आपस में कैसे अन्योन्य क्रिया करते हैं, अन्योन्य माने एक दूसरे पर कैसे क्रिया करते हैं, वह प्रकृति के आधार पर, मतलब उसके नेचर के आधार पर। उसके लिए आपको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहने का सेंस समझिए कि प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के जो है वह कैसे आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं, जो उसका नेचर है। उसके लिए आपको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। वही बात लिखा है, प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अन्योन्य क्रिया के प्रकृति के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका वर्गीकरण कर रहे हैं। उसका हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, वर्गीकरण उसके आधार पर हम लोग कर रहे हैं। आइए समझते हैं, छोटी बातें अच्छी ढंग समझते हैं। पहले क्या है, अब यहां सुनिए, ओहो कैंसिल करना होगा, तुम रुकिए। आइए इसको हम लोग समझे, आइए, हाँ आइए थोड़ा ऊपर चले। अब यहां जो है मेरे पास जो टॉपिक आया, इसको देखिए प्यारे बच्चों, इसको जरा देखना है, वह भी ध्यान से देखना है। विभिन्न प्रकार के कोलाइडों में सबसे अधिक प्रचलित कोलाइड सॉल है, द्रव में ठोस, और जेल क्या है, ठोस में द्रव, और इमल्सन क्या है, द्रव में द्रव। किंतु इस अध्याय में केवल सॉल और इमल्सन के बारे में अध्ययन करना है, ध्यान दीजिए। यानी द्रव द्रव में और ठोस द्रव में हमको अध्ययन करना है। और यह भी कहा जा सकता है कि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो सॉल को हम लोग क्या नाम देंगे, जलीय विलयन, एक्वा सॉल। ध्यान रखना पड़ेगा, एक्वा सॉल या जलीय विलयन क्या हुआ, अगर परिक्षेपण माध्यम जल होगा तो जलीय विलयन एक्वा, अगर या इसको हाइड्रोसॉल, क्योंकि हाइड्रोजन जल रहेगा। यदि अल्कोहल होगा तो एल्कोसॉल, याद रखना पड़ेगा। अगर परिक्षेपण माध्यम में एल्कोहल है तो नाम पड़ेगा एल्कोसॉल। प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में अन्योन्य क्रिया के आधार पर कोलाइडी कणों को दो भागों में बांटा जाता है। देखो यहां पर अन्योन्य क्रिया, एक है द्रव रागी, विलायक को आकर्षित करने वाला, द्रव विरागी विलायक को प्रतिकर्षित करने वाला, यानी एक जल रागी जिसको विलायक को आकर्षित करेगा और एक प्रतिकर्षित करेगा। यदि परिक्षेपण माध्यम क्या हो, जल हो तो जल रागी, अगर जल नहीं हो तो क्या नाम पड़ेगा, अगर जल विरागी, जल होगा नहीं तो जल विरागी। अब सुनिए यहाँ पर द्रव रागी क्या है, द्रव रागी अथवा द्रव से स्नेह करने वाला, याद रखना पूछा जाएगा। द्रव रागी परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा आपको, द्रव रागी द्रव विरागी में क्या अंतर है। सुनो इंग्लिश में ही पूछ देगा, लियोफिलिक लायोफोबिया, लियोफिलिक लायोफोबिक। फोबिक मतलब भय उत्पन्न करने वाला, फिलिक मतलब मोहब्बत करने वाला, फिलिक मतलब मोहब्बत करने वाला। इसका भी नाम इंग्लिश में परीक्षा में, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। सो मैं सोचता हूं कि इसका नाम आप लोगों के सामने इंग्लिश में हम लिख दें, जो आगे आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। यानी लियोफिलिक और लायोफोबिया, फोबिक दो वर्ड आएंगे। लियोफिलिक और मोहब्बत करने वाला, अब ये फिलिक वर्ड रहेगा इनमें, और यहाँ फोबिया रहेगा। इसमें कौन आया, गोंद, जिलेटिन, और ये जैसे उचित पदार्थ, ये जानते हो जैसे तुम इसको गोंद को मिलाओगे, रबर को मिलाओगे, ये आसानी से मिलाने पर सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं। यानी कोलाइडी स्लॉग क्या होगा आपका, द्रव रागी, जो आप जो मिलाओगे आसानी से मिल जाते हैं। सॉल का एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि परिक्षेपण माध्यम का प्रक्षिप्त प्रावस्था अलग कर दिए जाए, मैंने वाष्पीकरण द्वारा, अगर वाष्पीकरण द्वारा उसको अलग कर दिया जाए तो सॉल को केवल परिक्षेपण माध्यम के साथ मिश्रित करके पुनः प्राप्त किया जा सकता। यदि आप उसको गर्म करके वाष्पीकरण अलग कर दीजिए और फिर चाहिएगा वो मिला ले, तो फिर आप आराम से मिला सकते हैं। इसलिए इसको उत्क्रमणीय सॉल कहा गया है। उत्क्रमणीय मतलब दोनों साइड से होगा, ये वाष्पीकरण बदल करके आप अलग कर दीजिए फिर मिला दीजिए, कहलाता है। अब यहाँ देना, इसके अतिरिक्त ये सॉल पर्याप्त अस्थायी होते हैं,
ये चूंकि आपस में प्रेम मोहब्बत है ना, अगर वो प्रेम मोहब्बत है तो अस्थाई होगा ही, अगर दुश्मनी होगा तो तनिका मौका मिलेगा टूट जाएगा। तो चूंकि अस्थाई इसलिए होते हैं कि इसके बीच क्या है, इसके बीच इसका प्रेम और मोहब्बत है, इसलिए ये क्या होते हैं बच्चे, इसलिए यह जो है अस्थाई होते हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। ये क्या होते हैं बच्चे आपका, ये बच्चे आपका ये अस्थाई होते हैं, इसे आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक देना है। आगे का जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं, आइए एनसीईआरटी किताब चल रहा है आप लोगों के लिए, एक एक टॉपिक को समझना है, आपको एक एक टॉपिक को समझना है और ये अस्थाई होता है। एक एक बात को ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि ये साइंस है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आपका। इन्हें आसानी से, हाँ इन्हें आसानी से क्या कर सकते हो बच्चों, इन्हें आसानी से स्कंदित कर सकते हो। स्कंदित का मतलब जान रहे हो, इसे जो है आप आसानी से अलग अलग कर सकते हो। स्कंदित मतलब होता है अलग अलग करना। तुम इसे आसानी से स्कंदित कर सकते हो। द्रव विरागी का अर्थ होता है द्रव से घृणा करने वाला, जो द्रव से मिलना नहीं चाहेगा। धातु को तुम अगर द्रव से मिलाना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। धातु सोना चांदी को पानी से मिल जाए तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये सब कौन है, द्रव विरागी है, द्रव से घृणा करने वाला है। धातु चाहे सल्फाइड, ये केवल परिक्षेपण माध्यम में मिश्रित करने से, ये केवल इसको तुम मिला दोगे तो सोचोगे कोलाइडी विलयन बन जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। इनकी कोलाइडी सॉल्व केवल विशेष विधियों द्वारा, आप सुनिए, कोलाइडी जो बनेगा इसका जो हम कंसेप्ट बताएंगे उसमें हम लोग यही द्रव विरागी का कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, क्योंकि उसको विशेष विधि से बनाने जरूरत है। द्रव रागी को मिलाने के लिए किसी विधि का प्रयोग करने की जरूरत आपको नहीं होगी। तो कोलाइडी बनाने का जो विधि हम पढ़ाएंगे उसमें आपको द्रव विरागी का विधि आएगा, द्रव रागी के लिए जरूरत नहीं है। ऐसे सॉल्व को वैद्युत, इसमें क्या होता है, वैद्युत अपघट की थोड़ी मात्रा मिलाते हैं, उसको गर्म करते हैं, हिलाकर आसानी से अवक्षेपित किया जाता है और इसलिए यह स्थायी नहीं होता। और ये क्या होते हैं, ये जो द्रव रागी कोलाइड हैं वो रियल में क्या होते हैं, अस्थायी नहीं होते हैं। इस बात को आपको अच्छे ढंग से समझने की जरूरत है। अगला टॉपिक देखते हैं, आइए। अब आगे जो आ रहा है यहां समझिए, ये थोड़ा टॉपिकली आया है। अब यहां जो आ रहा है उसको देखिए, यहां जो आ रहा है उसको हम लोग देखें। हाँ, एक बार अवक्षेपित होने के बाद केवल परिक्षेपण माध्यम मिलाने पर पुनः कोलाइड, अगर आप चाहिए अगर अलग हो जाए फिर कहो तो मिल जाए, तो मिलाना उसको संभव नहीं है। इसलिए कौन सॉल्व है, अनुत्क्रमणीय सॉल्व। परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा कि द्रव रागी और द्रव विरागी में क्या अंतर है, और हल्का है यह होगा उत्क्रमणीय, यह अनुत्क्रमणीय। वह आसानी से मिल जाएगा, यह आसानी से नहीं मिलेगा। वह स्थायी होगा, यह स्थायी नहीं होगा। हमारी बात समझ लो, मैं वैसे इसका जो आपका लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेकिन मोटी मोटी बातें आप इसको समझ जाइए। अब यहाँ सुनिए, और प्रक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर, अब देखो यहाँ पर, अप्रक्षिप्त प्रावस्था में कणों के आकार, कण कुछ कण छोटे होंगे कुछ कण बड़े होंगे, इसके आधार पर उसका भी वर्गीकरण किया गया है। कणों के आकार क्या प्रकार के आधार पर, एक है बहुआण्विक, माने बहुत छोटे छोटे कणों को मिलाकर एक बड़ा कण यानी कोलाइडी बनाना। अब बृहद आणविक मतलब जो बड़े बड़े कण हैं उसको क्या करना, थोड़ा छोटा कर देना, ताकि कोलाइडी के जो माध्यम परिक्षेपित माध्यम परिक्षेपण माध्यम है उसमें सेट कर जाए। सो मैं चर्चा करूंगा, आइए। अब एक है सहचारी कोलाइड, मान कुछ ऐसे कोलाइड होगा जो पढ़ेंगे आप, जो कभी कभी कुछ ऐसे कोलाइड होते हैं जो आपको तनु अवस्था में तो विद्युत अपघट्य होते हैं, लेकिन सांद्र अवस्था में वो कोलाइडी का काम करने लगता है, डबल रोल में होता है थोड़ा सा चेंजिंग होने पर, इसलिए उसको हम लोग सहचारी कोलाइड कहते हैं। इसकी चर्चा भी हम करेंगे, थोड़ा वेट करते हैं। आइए हम लोग, बहुआण्विक कोलाइड जो विलीन करने पर किसी पदार्थ के बहुत से परमाणु, याद है यहाँ पर, अगर उसको विलीन करोगे तो बहुत से परमाणु जिसकी लघु आकृति वाला है एक जुट जाएगा और जुट कर एक स्पीसीज बनाएगा, ऐसा स्पीसीज बनाएगा जिसकी आकार कोलाइडी सीमा में होगा, यानी व्यास जो होगा वह 1 नैनोमीटर से अधिक होगा, यानी छोटे छोटे कण मिल जाएंगे। और इस प्रकार की स्पीसीज जो है बहुआण्विक कोलाइडी कहलाता है, याद रखना पड़ेगा।
इस प्रकार के जो स्पीसीज हैं रियल में ये क्या कहलाते हैं, बहुआण्विक कोलाइडी कहलाते हैं। इस बात को आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। अगला टॉपिक में है जैसे गोल्ड सॉल्ट, याद रखना अनेक परमाणु युक्त होते हैं और एक आएगा लाखों 1000 से अधिक जो सल्फर का अणु है वह भी कहाँ रहता है, उसमें उपस्थित रहता है। 1000 से अधिक अणु जो है सल्फर का रहता है, वह भी एक कोलाइडी सॉल्ट बनाता है। आप देखिए समझ आइए, आप बृहद आणविक मतलब जो बड़ा अणु है थोड़ा उसको छोटा कर दो ताकि उसके कोलाइडी कण में क्या हो जाए, वो सेट हो जाए। ये उचित विलायकों में ऐसे विलयन बनाते हैं जिसमें बृहद अणुओं का आकार कोलाइडी सीमा, जिसमें उसके अणु ऐसे होंगे विलयन हो जाएंगे तो उसका कोलाइडी कणों के सीमा में आ जाएगा, जिससे निकाय को हम लोग बृहद आणविक माने थोड़ा बड़ा अणु है थोड़ा छोटा कर दो कोलाइडी के अंदर से फिट हो जाए। और ये बहुत अस्थायी होता है। अनेक अर्थों में यथार्थ, देखो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि भाई ये जो विलयन आपका है बृहद आणविक कोलाइड है वो रियल में कैसा है। बृहद आणविक कोलाइड रियल में बिलियन का रोल भी कर सकता है, वो यानी पूर्णतः बिलियन की तरह काम करता है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले बृहद आणविक कोलाइड आपको स्टार, सेलुलोज, प्रोटीन और एंजाइम, याद रखना पूछा जाएगा स्टार, सेलुलोज, प्रोटीन क्या है, बृहद आणविक कोलाइड है। रियल में कभी कभी ये बिलियन का भी काम कर जाएगा। क्या इतनी बातें हमारे बच्चे लोगों को समझ में आ रही है? देखो ये क्लास में अभी क्लास नहीं हो पाया है, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। मोटी मोटी चीजें मैंने बताया। कल का जो टॉपिक था, आइए अब यहाँ एक सहचारी कोलाइड में पढ़ा देता हूं आपको। ये सहचारी कोलाइड क्या है? या मिसेल, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कम सांद्रताओं पर, ध्यान दो यहां पर, अगर सांद्रता कम है, मैं बोला ना, तो वह वैद्युत अपघट के समान काम करेगा। अगर सांद्रता बढ़ जाएगी तो वह कोलाइडी की तरह व्यवहार करने लगता है। ऐसे जो पुंज है उसका नाम पड़ता है मिसेल। याद रखना परीक्षा में मिसेल क्या है, कम सांद्रता पर वैद्युत अपघट और अधिक सांद्रता पर वह कैसा काम करता है, मिसेल का। इसलिए नाम पड़ता है सहचारी, मैं साथ एक ही तरह की व्यवहार करने वाला। मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनता है। मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनता है, इसको क्राफ्ट ताप कहते हैं। टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा चाहिए और सांद्रता में भी एक निश्चित सांद्रता से अधिक बनता है, उसको क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। अगर उसको बनाने के लिए एक निश्चित सांद्रता से अधिक चाहिए तो मिसेल, ताप से अधिक चाहिए तो क्रांतिक, हाँ क्राफ्ट टेम्परेचर। परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा कि क्रांतिक मिसेल सांद्रता क्या, याद रखना पड़ेगा आपको। ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछने जा रहा है क्वेश्चन आपको। तनु विलयन के लिए कोलाइड पुनः अलग अलग आयनों में टूट जाता है। अब ये तनु होगा तो क्या होगा, चूंकि अगर विद्युत तनु क्या हो रहा है आपका, वैद्युत अपघट हो रहा है। क्या हो रहा है जी? इसलिए होगा क्योंकि उसके अणु जो होंगे वह आयन में टूटेंगे। वैद्युत अपघट के लिए क्या जरूरी है, आयन टूटे। आयन में मतलब क्या, पानी मात्रा ज्यादा होगी। तनु होने पर वह क्या हो रहा है बच्चे, छोटे छोटे आयनों में वह क्या हो रहा है, वह टूट रहा है। थोड़ा बच्चे को दिखाने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा बड़ा करता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, बच्चों को परेशानी हो रही है। आइए, हाँ आइए, हाँ अब आइए, अब हो जाएगा। समझिए यहां पर प्रबल सहचारी में है, प्रबल वैद्युत अपघट के समान व्यवहार करता है। ध्यान दीजिए, कब, अगर वह कम सांद्रता उसमें है तो वह कैसे व्यवहार करने जा रहा है, प्रबल वैद्युत अपघट की तरह व्यवहार कर रहा है। अगर सांद्रता अधिक होगी तो वह क्या होगा, किरण पुंज, वह कैसे व्यवहार करने लगेगा, कोलाइड की तरह। किरण पुंज जो है वह कैसे व्यवहार करेगा, कोलाइड की तरह व्यवहार करेगा और एक पुंजित कण बना देगा। और ये कण क्या कहलाते हैं, मिसेल। इसी का नाम है सहचारी कोलाइड भी नाम है। साथ साथ मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनेंगे, टेम्परेचर जो फिक्स्ड है उससे ज्यादा ताप पर बनेंगे। इसको क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, याद रख लेना तू सब। और एवं सांद्रता एक निश्चित सांद्रता से अधिक ताप पर बनेगी, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रांतिक मिसेल सांद्रता भी हम लोग कहते हैं। ध्यान दो, यहाँ को तनु प्रकार के ये कोलाइडी पुनः अलग अलग आयनों में। अब सुनो, जब तनु होगा तो ये आयन क्या होगा, आयन में, चूंकि तुम्हें प्रबल विद्युत अपघट्ट होने के लिए आयन चाहिए तो आयन में क्या होगा, ये टूट जाता है। और पृष्ठ सक्रिय अभिकर्मक जैसे साबुन और संश्लेषित, जैसे तुम्हारे पास साबुन है
वह मिसेल में आएगा। तुम्हारे पास जो डिटर्जेंट है, सर्फ जो कपड़ा साफ करते हो, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। साबुनों के लिए सीएमसी का आकार याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा आपको। सीएमसी क्या है? यही ये देखता हो ना, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। ये देखो इसका आकार इतना से इतना मोल लीटर आता है, ध्यान रखना पड़ेगा। 10⁻⁻10 से मोल लीटर भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसे कोलाइडी को द्रव रागी एवं द्रव विरागी दोनों ही भाग होते हैं, याद रखना पड़ेगा। इनके जो कोलाइडी होते हैं, पूछा जाएगा साबुन और पूछा जाएगा अपमार जो डिटर्जेंट आपके पास है, ये कौन होते हैं? ये द्रव रागी भी होते हैं प्यारे बच्चों, और कौन होते हैं? द्रव विरागी भी होते हैं। ये दोनों तरह के होते हैं। और मिसेल में 100 से या उससे अधिक अणु हो सकते हैं, याद रखना। मिसेल में कितने अणु हो सकते हैं? 100 से अधिक अणु हो सकते हैं। अगर हमारा बच्चा अगर इसको याद कर रहा है, अगर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है, तो सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और उसको पढ़ना है और आपको रेखांकित कर लेनी है, ताकि आपको समझने में हमेशा सुविधा हो। और इसी तरह से इसको कंप्लीट करते रहोगे तो तुम्हें पूरा का पूरा साइंस आपको आता रहेगा। अब मैं बताऊं आपको, कल के रात में जो क्लास थी, जो मैंने लाइव क्लास में पढ़ाया था, थोड़ा उसकी चर्चा मैं कर देता हूं। उसमें है बनाने की विधियां। उसमें जो आया है वह आया है बनाने की विधियां। आइए कैसे बनेगा कोलाइडी विलयन, हम उसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं। हाँ, यहां देखिए, यहां से शुरू करेंगे हम लोग। कोलाइडी बनाने की जो विधियां हैं, कोलाइडी बनाने की जो विधियां हैं, जिसको हम लोग देख लें। यहां जो आया है ये देखें हम लोग, यहां पहले कोलाइडी में कुछ महत्व देखिए। ये कोलाइडी जो बनाना है तो किसका बनाना है पहले ही समझ जाओ, द्रव विरागी का, क्योंकि बनना ही नहीं चाहता। और द्रव विरागी जो है बनना ही नहीं चाहता, इसलिए किसका कोलाइडी बनाना है आपको? द्रव विरागी का। इसकी रासायनिक विधियां क्या है? कोलाइडी परिक्षेपण में कौन कौन माध्यम से बनेगा? द्विक अपघटन के माध्यम से, ऑक्सीकरण, और यहाँ क्या होगा? अपचयन अथवा जल अपघटन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बनता है, जिनके अणु निर्मित होते हैं और वह अणु पुंजित होकर आपस में देखो समूह बनाकर जुड़ जाते हैं। ये बातें आपको ध्यान, दो विधियां इसमें, एक संघनन विधि है, दूसरा परिक्षेपण विधि है, जो मैंने लाइव क्लास में पढ़ाया है। संघनन विधि मतलब उसको जुड़ना है, अब परिक्षेपण विधि मतलब टूटना है। तो रासायनिक विधि रियल में संघनन विधि है। और यहाँ पर जो पेप्टी कर्मक है, पेप्टिन है, पेप्टिन पढ़े होंगे, आर्क मेथड है, ये सब क्या है? ये सब है परिक्षेपण विधि, मतलब बड़े कण पीसकर छोटे छोटे कण बनाकर कोलाइड में डाल देना है, जो मैं कल के लाइव क्लास में चर्चा किया हूँ। यदि आपको समझने में परेशानी हो रही है तो पिछले वाला क्लास का लाइव क्लास बस देखिए। और आइए हम देखते हैं आगे समीकरण। ये जो समीकरण आप देख रहे हैं, ये है समीकरण आपका कोलाइडी कण का, ये समीकरण है। आइए, कुछ समीकरण दिया गया है जिसको मैंने एनसीईआरटी का समीकरण है। एनसीईआरटी का ये क्या है? आपका समीकरण है। आइए हम इसको देख लें। ये जो समीकरण है वो रियल में एनसीईआरटी का समीकरण आया है। हाँ, अब जो समीकरण हम लोग देख रहे हैं, ओहो फिर चला गया इधर उधर, तबाह करता है जी। तबाह कर रहा है। आइए देखते हैं इसको। देखो यहां समझना होगा, ये तो आपके समीकरण है।
ये देखो यहाँ, ये थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ, आइए। हाँ आया आया आया, वाह वाह। पहले इसको एक डायग्राम को समझ लो। पहले ये जो समीकरण है, पहले यहाँ एक डायग्राम मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, समझो। यहाँ ये जो है ना, आपको बता दो, कल का डायग्राम था, रात में मैंने पढ़ाया था। सो मैं बताऊँ आपको, कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। आपको बताऊँ, यहाँ जो आ रहा है, सुनिए, ये कौन विधि है? विद्युत विघटनीय या ब्रेडिंग आर्क विधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ब्रेडिंग आर्क विधि को हम समझा रहे हैं। होता क्या है, ये कौन है जानते हो? कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। पहली बात, कौन कोलाइडी? द्रव विरागी कोलाइडी। एक दूसरी बात है, इसमें कौन विधि? परिक्षेपण विधि। रियल में यहाँ परिक्षेपण विधि भी है और संघनन विधि भी, दोनों विधि का प्रयोग होता है। कैसे? देखो, ये क्या हो रहा है, एक बर्तन बिकर है, ये इलेक्ट्रोड है, समझो, ये क्या इलेक्ट्रोड है? इलेक्ट्रोड का मतलब किसका इलेक्ट्रोड? तो जिसमें इसके माध्यम से सोना, चांदी और तांबा का हम क्या बनाने जाते हैं पता है आपको? वैद्युत कोलाइड बनाते हैं। अब इसमें ये इलेक्ट्रोड जो होगा वो जिस धातु का हो, जिसका हमको कोलाइड बनाना है, उसका इलेक्ट्रोड होगा। अगर सोना का बनाना है तो इलेक्ट्रोड सोना का होगा, चांदी का बनाना है तो इलेक्ट्रोड किसका होगा प्यारे बच्चे? चांदी का होगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, या यहाँ पर विद्युत आर्क देते हैं, यानी बहुत अधिक स्पार्किंग, हाई वोल्टेज, ताकि वो पिघल जाए। क्या हो जाए बच्चे? पिघल जाए। और पिघल जाने के बाद क्या होगा? ये आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि पिघलने के बाद वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाए। तो इसके रोकने के लिए देख रहे हो ना, इसके चारों ओर बर्फ लगाया जाता है, ताकि उसको वो बाहर की ओर वाष्प बन में उष्मा जो रिलीज करेगा ना, वो नहीं रिलीज हो और रह जाए। इसलिए क्या लगाया जाता है? उसके लिए लगाया जाता है बर्फ लगाया जाता है। और इसके अस्थायित्व के लिए क्षार लगाए जाते हैं, NaOH। सर जी आया समझ में? क्या आया? NaOH, K2CO3, ऐसे ऐसे क्षारों का भी इसमें हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। यही बात यहां लिखा होगा। अब पेप्टिक कर्मक भी पढ़ना है आपको। आइए थोड़ा मैं समझाऊं। अब आइए मैं बोलता हूं, उसको समझिए। हाँ, तो मैं बोला ना कि दोनों प्रकार की स्थितियां बनती है। एक आया पेप्टन। देखो यहाँ आ जाएगा पेप्टन, थोड़ा पढ़ाऊंगा। इसके बाद आपका ये आज का क्लास जो है क्लोज करूंगा। इसके बाद आज का क्लास जो होगा वह क्लोज हो जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए जो आप लोग अध्ययन करिए, पेप्टेन एक प्रकार का, ध्यान दो यहाँ, पेप्टेन रियल में क्या है? एक प्रकार का ध्यान दीजिए, पेप्टेन एक प्रकार इस प्रकार परिभाषित किसी अवक्षेप को वैद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा के उपस्थिति में देखो, वैद्युत अपघट्ट के थोड़ी सी मात्रा के उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम में अगर उसको तुम हिलाया तो वह किस में बदल जाएगा? कोलाइडी सॉल में। इसको हम लोग पेप्टन कहते हैं। और इसमें प्रयुक्त होने वाला जो वैद्युत अपघट्ट है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पेप्टिक कर्मक। ये ताजा अवक्षेप में होता है, जो तुरंत बना। अब सुनो अवक्षेप क्या है? तुरंत बना, वाष्पीकरण हो गया। वाष्पीकरण जो अवक्षेप बना, फिर तुम उसको मिलाना चाहते हो, जो तुरंत बना हुआ अवक्षेप होता है, उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। में परिवर्तित करने में इसको ध्यान रखना, उपयोग कहाँ होगा? केवल ताजा अवक्षेप में। पेप्टेन के द्वारा अवक्षेप जो है वैद्युत अपघट्ट कि किसी एक प्रकार के आयनों को अपनी सतह पर, देखो यहाँ पर ये वैद्युत अपघट्ट जो है वह क्या करता है? दो तरह के जो आयन होंगे, तो एक तरह के आयन को, यानी कहने का अर्थ क्या है, वो अवशोषित कर लेगा। अवशोषित कर, जिससे अवक्षेप पर, अगर मान लीजिए एक अवक्षेप है, विद्युत अपघट्ट ने पॉजिटिव को ले लिया, तो उसके दूसरे सतह पर जो उसके जो जिसको अवशोषित करेगा उस पर कौन सी आ जाएगा? नेगेटिव। या पॉजिटिव है तो नेगेटिव अवशोषित, अगर पॉजिटिव उसको अवशोषित कर लिया तो उसका नेगेटिव पोर्शन आएगा। अंततः कोलाइडी आकार के छोटे कणों में विभक्त होता है और ठोस कणों पर आवेश उत्पन्न होने के कारण परिक्षेपण माध्यम में वह, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे आवेश उत्पन्न। देखो होता क्या है,
अगर वो ताज़ा अवक्षेप है, अगर उसमें अब विद्युत अपघट गया तो उसमें से किसी एक आवेश को ले लिया, अगर वो पॉजिटिव को ले लिया तो वो दूसरा नेगेटिव बच गया। ऑटोमेटिक है कि वह क्या होगा, उसका आकार छोटा होगा, और छोटा होगा तो फिर क्या होगा, सेट हो जाएगा। मैंने क्या बोला, ये कौन माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम है, यानी बड़े बड़े कणों को छोटा करके कोलाइड बनाना है। ये किस माध्यम का हिस्सा है, किस बनाने का हिस्सा है, तो परिक्षेपण, परिक्षेपण संघनन विधि और परिक्षेपण विधि, ये परिक्षेपण विधि का एग्जाम्पल है। परिक्षेपण विधि के आधार पर इसकी पढ़ाई होती है, इसको जानना है। आइए, आप लोगों के लिए धन्यवाद, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद, थैंक यू।